हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम नॉर्मली मेंसेस भी बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली वो मंथली साइकिल है जो किसी भी फीमेल में तब होती है, तब आती है जब वो प्यूबर्टी की एज को हिट करती है। तो प्यूबर्टी की एज बेसिकली वो एज है जहाँ पे आके फीमेल की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं और बेसिकली वो फर्टाइल हो जाती है, उसके अंदर चाइल्ड बेयरिंग एबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली क्या है आपका, ये जर्नली देखा जाए तो 28 डेज साइकिल होती है, बट फीमेल टू फीमेल वेरी भी करेगा। तो जो इसकी ब्रॉड रेंज हम लेके चलते हैं वो है 21 से लेके 35 दिन, 21 to 35 डेज। तो किसी किसी फीमेल में कम भी हो सकती है, किसी में ज्यादा हो सकती है, तो इसे नॉर्मल मानते हैं इतना। अगर किसी में 21 डेज है या फिर 35 डेज है, उसके बीच की रेंज में है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन उससे कम होना या उससे ज्यादा होना क्या हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, तो साइकिल तो समझ में आ रही है। तो अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में जनरली होता क्या है, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसे हम समझेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने डिफाइन करते हुए बोला है कि बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, नहीं तो बॉडी वैसी ही चल रही होती ना कुछ चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से ये साइकिल स्टार्ट हुई है। अब इस साइकिल को हम समझेंगे तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इसको आपको जनरली इतना सबको नॉलेज होगा कि इसमें क्या है, एक फीमेल की जो साइकिल चलती है उसमें उसे क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग की भी आपकी क्या होती है, अमाउंट होता है। ठीक है, तो जनरली आपका क्या होता है, आप ले सकते हैं 20 ml से लेके 60 ml की रेंज ले सकते हैं। इतना आपका ब्लड एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपका क्या होता है, फीमेल की बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखना है। अगेन वही बात, ये रेंज इतनी ब्रॉड क्यों दी गई है, क्योंकि किसी में कम और किसी में ज्यादा हो सकता है, बट बहुत कम होना या बहुत ज्यादा होना भी अगेन प्रॉब्लम है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको गाइड से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कैसे हार्मोनल चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में जब मैंने आपको oogenesis बताया था, तो मैंने बताया था कि फीमेल बॉडी में अगर हम बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात करते हैं, तो मैंने बताया था कि किस तरीके से जब कोई भी मदर कंसीव करती है, प्रेग्नेंट होती है, अगर उसके जो वुम में है वो बेबी गर्ल है, ठीक है, लड़की है, तो उस केस में क्या होता है, आपका स्टार्टिंग के आपके कुछ ही हफ्तों से, यानी कि अराउंड 4th वीक, ठीक है, जब एम्ब्रायोजेनेसिस हो रही होती है, तो वहां पे ही आपका क्या होता है, oogenesis होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि तैयारी वहीं से स्टार्ट हो गई है, जो आपके oocytes हैं वहीं से बनने स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि उन्हीं oocytes को फाइनली क्या होना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होना है। समझ रहे हो ना। तो वो प्रोसेस देखो कहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी, जब वो बच्चा अपनी वो बच्ची जो मदर के वूम में थी, गर्भ में थी, वहीं से ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी। अब वो लड़की जब प्यूबर्टी की एज तक पहुंचेगी, तो अब देखेंगे कि उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और क्या क्या होगा। ठीक है, और अगर आपने oogenesis का लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उस आपका जो वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां आप देख लीजिएगा, ताकि यहाँ पे मैं उसे अब डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो ये था वो ओवरी, ठीक है, जिसके बारे में हमने बोला था। तो हमने ये देखा था कि किस तरीके से ओवरी के अंदर आपका क्या होता है, फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, जो oocyte है वो डेवलप होता है और फाइनली ओवम रिलीज होता है। ये हम oogenesis में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे भी हम इसे डेफिनेटली समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो क्या होता है, देखो, जब भी कोई भी फीमेल, ठीक है, जब कोई भी आपकी फीमेल प्यूबर्टी की एज में पहुंचती है, अराउंड 12 to 14 ईयर आपकी प्यूबर्टी की एज होती है। किसी में प्यूबर्टी लेट भी हिट होती है, किसी में अर्ली भी हो सकती है, बट जो नॉर्मली जो रेंज लेके चलते हैं वो 12 से 14 साल की रेंज है। इस एज में आपका प्यूबर्टी आ जाती है। ठीक है, तो जब भी प्यूबर्टी की एज आई, ठीक है, तो क्या हुआ, फटाफट से जो भी फीमेल, जो ये लड़की है, इसके क्या होगा, देखो इस चीज को समझो पहले। ठीक, जो आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियस होता है, उसका नाम क्या है, आर्कुएट न्यूक्लियस। क्या है उसका नाम, आर्कुएट न्यूक्लियस। तो क्या होगा, ये प्यूबर्टी के टाइम पे ये न्यूक्लियस आपका क्या होने वाला है, एक्टिवेट हो जाने वाला है। ये जो एक्टिवेशन हुआ वो कब हुआ, आपका प्यूबर्टी की एज में, जब वो बच्ची जो थी आपकी 12 से 14 साल की रेंज में, जिस भी एज में होगी, तो एकदम से ये आर्कुएट न्यूक्लियस जो कि हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है, जो कि हमारा मेन आपको पता है कंट्रोलिंग सेंटर है,
वो एक्टिवेट हो गया। जैसे ही आर्कुएट न्यूक्लियस एक्टिवेट होगा तो अब क्या होगा, देखो जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी में आपका क्या होगा, फटाफट से एंटीरियर पिट्यूटरी अपने अंदर से दो हार्मोन्स को रिलीज करेगी। ठीक है, दो हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं हमारे, FSH एंड LH। और हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में जो एक कम्युनिकेशन हुआ वो किसके थ्रू हुआ, हाइपोथैलेमस। जैसे ही आर्कुएट न्यूक्लियस एक्टिवेट हुआ, हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज किया जिसका नाम है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और यही GnRH है जिसने क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट किया। तो लिंक पता होनी चाहिए कि हाइपोथैलेमस ने GnRH को रिलीज किया और GnRH ने एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट किया टू रिलीज FSH एंड LH। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। देखो अब क्या होगा, ये जो FSH अब रिलीज हुआ है, ठीक है, मैं एक काम करती हूँ ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना होए। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं इसे थोड़ा सा ट्राई करती हूँ कि आपको एक समराइज वे में मैं दोबारा बता दूँ। ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं बट एटलीस्ट आपको समझ में आ जाए। तो देखो ये उस बच्ची की ओवरी है, ठीक है, फीमेल जो है उसकी ओवरी है। अब क्या हो रहा है, देखो ओवरी में मैं पहले ही बता चुकी थी कि भाई क्योंकि जो oogenesis की प्रोसेस होती है वो जब ये बच्ची अपनी मदर के वुम में थी वहीं स्टार्ट हो चुकी थी। और क्या हुआ था, लास्ट में आपने समझा होगा कि जो ओवरी होती है, ओवरी में इस तरीके से बहुत सारे प्राइमरी oocytes वेट कर रहे होते हैं। पढ़ा था ना oogenesis में, ठीक है। इस तरीके से ये मैं एक प्राइमरी oocyte बेटा मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये केवल एक है प्राइमरी oocyte। और ये प्राइमरी oocyte किस कंडीशन में होते हैं, ये प्राइमरी oocyte में क्या हो रहा होता है, आपका मियोसिस स्टार्ट हो चुकी होती है, मियोसिस 1 स्टार्ट हो चुकी होती है, लेकिन वो प्रोफेज में जाके अटक गई है, रुकी हुई है, अरेस्ट हुई है। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्राइमरी oocyte हैं जो कि रुके हुए हैं, जिनमें डिवीजन स्टार्ट हो तो गया था, सेल डिवीजन मियोसिस 1 स्टार्ट तो हो गई थी लेकिन रुकी हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्राइमरी oocyte होते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था जब बच्चा वो मदर के वूम में था उस टाइम पे 2 मिलियन तक आपके प्राइमरी oocytes उसके होते हैं ओवरी में। ठीक है, उस जो बच्चा है मदर के वूम में उसकी ओवरी की मैं बात कर रही हूँ, 2 मिलियन तक आपके oocytes, प्राइमरी oocytes वहां पे थे। लेकिन जब वो बच्ची बढ़ रही है और जैसे ही प्यूबर्टी की एज में पहुंच रही है तो उस टाइम पे वो जो oocytes होते हैं उनमें से बहुत सारे oocytes डीजेनरेट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं एट्रेसिया। ठीक है, तो डीजेनरेट होके इस स्टेज में आने तक, प्यूबर्टी की एज में आने तक केवल 40,000 तक आपके प्राइमरी oocytes जो होते हैं ओवरी के अंदर होते हैं। अभी भी बहुत है ना। तो ये है, अब क्या होगा, ये यहाँ पे है तो सही, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा, सारे इनमें क्या होगा, चेंजेस आने स्टार्ट होंगे। लेकिन ध्यान में रखना कि ये सारे प्राइमरी oocyte जितने 40,000 में बोल रही हूँ, ये सारे के सारे आपके काम आने वाले नहीं हैं। ठीक है, देखेंगे कैसे होता है। तो जो ये प्राइमरी oocyte है ये वेट कर रहे हैं ना ओवरी के अंदर। अब क्या हुआ, ये बच्ची जो है प्यूबर्टी की एज में पहुंची और क्या हुआ, FSH रिलीज हो गया। पहला रोल जिस हार्मोन का होता है वो कौन है आपका बेटा, वो है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये FSH क्या करेगा, फटाफट से ओवरी में आएगा, ओवरी में आएगा और क्या करेगा, ये इस फॉलिकल को, जो ये प्राइमरी oocyte है ना, ये प्राइमरी oocyte किसे बोलोगे बेटे, जो अंदर की ये सेल है, और लेकिन ये जो पूरा है इसको क्या बोलोगे आप, प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलोगे, प्राइमरी फॉलिकल। तो ध्यान में रखेंगे ना, तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी फॉलिकल है, लेकिन जो सेल अंदर है, जो सेल है वो क्या है, प्राइमरी oocyte है। ठीक है, जो कि अभी सेल डिवीजन में रुका हुआ है, मियोसिस 1 चल रही थी लेकिन रुक गई प्रोफेज में। तो अब ये FSH की वजह से क्या होगा, इसे समझो। FSH की वजह से क्या होगा, ये जो फॉलिकुलर सेल आपको बाहर दिख रही हैं, इनमें फटाफट से क्या होगा, इनकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो FSH की वजह से अब देखो क्या होगा, जो प्राइमरी oocyte है अभी उसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया है, जो रुका हुआ था, जो मियोसिस 1 रुकी हुई थी वो स्टार्ट हो गई है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई है। ध्यान रखना, अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, पूरी प्रोसेस को समझ रहे हैं। तो हुआ क्या, जो बाहर की जो ये देखो फॉलिकुलर सेल है, इस तरीके से इनमें डिवीजन होना स्टार्ट हो चुका है, ग्रोथ होनी स्टार्ट हो चुकी है। जो सिंगल लेयर सिंगुलर आपकी एपिथेलियल सेल थी वो आपकी, मैंने क्यूबॉइडल बनाई नहीं है लेकिन ये क्यूबॉइडल होती है, ध्यान में रखिएगा सेल। तो ये आपका क्या है, इस तरीके से ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है। और साथ ही साथ
और ये सेल को क्या बोलते हैं आप, जो बाहर से इतना डेवलपमेंट हुआ है इसे हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल। ठीक है, मैं ट्राई कर रही हूँ बेटा पिछले लेक्चर के साथ कनेक्ट कर सकूं ग्रैन्युलोसा सेल। और साथ ही साथ जो हमारा ये ओवरी है, ओवरी का जो मैट्रिक्स होता है ये भी आपका क्या करता है, ये कनेक्टिव टिश्यू जो है ये भी बाहर से एक लेयर फॉर्म कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, इस लेयर को देखो, ये लेयर कौन सी है, ये लेयर है आपकी थीका सेल। कौन सी है, थीका सेल। ठीक हो गया, तो देखो कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। साथ ही साथ जो ये oocyte है, प्राइमरी oocyte है, इसके बाहर से भी एक आपकी ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर आ जाती है। उस लेयर का नाम क्या है, ये जो लेयर है इसका नाम है आपका जोना पेलिसूडा। ठीक, ये हो गया। अब देखो क्या होगा, अभी भी ये प्राइमरी oocyte ही है, लेकिन जब और ज्यादा डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट आगे की ओर बढ़ेगा, और उस डेवलपमेंट को मैं यहीं पे समराइज कर रही हूँ इस तरीके से। ये जो अभी सेल बिल्कुल सेंटर में है ना, तो ये देखो अब क्या होगा इस सेल का, ये नेक्स्ट स्टेज में होता है, जो मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया, लेकिन मैं यहाँ पे इसे शॉर्ट में करने की कोशिश कर रही हूँ सो दैट कम टाइम में अच्छे से समझ में आ जाए। ये है हमारा प्राइमरी oocyte, इसके बाहर जोना पेलिसूडा, और इस तरीके से ये जो फॉलिकुलर सेल है जोना ग्लोमेरुलोसा, ये ग्रैन्युलोसा सेल्स इस तरीके से इसे बाहर से कवरिंग दे देती हैं। तो देखो कैविटी तैयार हो गई ना, ये वाली एक कैविटी तैयार हो गई। इस कैविटी को क्या बोलते हैं हम, एंट्रम बोलते हैं। और जो सेलुलर जो स्ट्रक्चर है वो एक कॉर्नर पे आ जाता है, ये जो दिख रहा है आपको, बाहर से इस तरीके से आपकी सेल्स ने इसे कवर कर लिया है लाइक दिस, ये देखो ये कवरिंग आ गई है। ठीक, फॉलिकुलर सेल ने कवर कर लिया है। अब इसके बाद जो ग्रैन्युलोसा सेल ने, सॉरी, तो अब क्या होगा, ये अब इस स्टेज में आने के बाद क्या होता है, ये फटाफट से जो ये प्राइमरी oocyte है ना, इसका डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। जो मियोसिस 1 है वो यहाँ पे आके जब ये सेल बन जाती है, ये जो आपका फॉलिकल बन गया इसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल। तो जैसे जैसे एफएसएच के इन्फ्लुएंस में आके ये ग्राफियन फॉलिकल तैयार हो चुका है, और ग्राफियन फॉलिकल के तैयार होते ही आपका क्या होगा, जो अभी ये प्राइमरी oocyte जो कि मियोसिस 1 में रुका हुआ था, फटाफट से मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी, और ये जो अब oocyte है, ये जो oocyte है ये क्या हो जाएगा, कौन सा oocyte कहलाएगा, सेकेंडरी oocyte, क्योंकि डिवीजन हो चुका है। और इसमें एक पोलर बॉडी बनती है, आपको पता है, एक सेल डिवाइड होगी तो 2 सेल बनेगी मियोसिस 1 में, फिर मियोसिस 2 चलेगी, फिर उससे 4 बन जाएंगी, है ना। तो ये जो बनेगा आपका सेकेंडरी oocyte यहाँ पे आ गई, यानी कि देखो जो डिवीजन रुका हुआ था वो डिवीजन पूरा हो चुका है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte हमें मिल गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। अब देखो क्या होगा, तो मैं यहीं पे मंथली साइकिल को भी साथ में डिस्कस करते हुए चल रही हूँ। ये ग्राफ है, मैंने बताया जनरली कितने दिन की होती है, 28 डेज की, तो ये 0 डे है। ठीक, ये हमारा लगभग मैं लेके चल रही हूँ, ये है 6 डे। ठीक, ये हो गया हमारा 14 डे, और ये अराउंड, चलो यही 28 डेज से लिख लेते हैं। बीच में आप कोई सा भी दिन यहाँ पे डाल सकते हो, चलो 21 में डाल दिया। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, और ये 4th डे है। ठीक है, ये डेज लिखे हुए हैं मैंने, जो मंथली साइकिल होती है फीमेल में 28 डेज की साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उसके दिन है। तो अब देखिए क्या होगा, शुरुआत में क्या हुआ था। ठीक, शुरुआत में आपको पता है कि 0 से 4, यानी कि 1 से लेके 1 ही मान के चलते हैं, जो पहले दिन से 4 दिन, वैसे जनरली जो आपका मेंस्ट्रुएशन चलता है, ठीक है, वो 6 से 7 दिन का हो सकता है फीमेल में, किसी किसी में कम का भी होता है, लेकिन जनरली हम स्टार्टिंग के 4 डेज को इंक्लूड कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में 1 से 4 दिन तक तो क्या हो रही है, किसी भी फीमेल में वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई है, ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो इस केस में इस चीज को अभी इतना कंसिडर करके चलो कि यहाँ पे जो होगा 1 से 4 दिन का जो पीरियड होगा, इसमें सारे हॉर्मोन्स का लेवल कहाँ होगा, बहुत डाउन होगा। ये जो आपका ब्लू कलर से मैंने शो किया है, मैं पहले हॉर्मोन्स बता देती हूँ और फिर इनको बताऊंगी कहाँ कहाँ है। तो ये एस्ट्रोजन है। ठीक, चलो अगर एस्ट्रोजन ग्रीन से दिखाया तो इसे ग्रीन लाइन ही दिखाते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा दूसरा हार्मोन है, वो है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इसका लेवल भी आपका डाउन रहेगा। साथ ही साथ हमारा नेक्स्ट जो हमारा मेन हार्मोन है वो कौन सा है, आपका एफएसएच।
ठीक, ये है हमारा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी आपका डाउन लेवल चल रहा है। और LH भी हमारा क्या है, बिल्कुल बेस में है। ठीक है, बेस में है। इन चीजों को देखो, क्योंकि एक ही ग्राफ में दिखाना है तो ऊपर नीचे दिखाना पड़ रहा है, पर समझ के चलिए कि जो 1 से 4 दिन का टाइम होगा ये हॉर्मोन्स अपने लोअर लेवल पे है, बॉडी में इनका लेवल एकदम कम हो गया है। इसी वजह से जो ये फीमेल है, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा देखो, अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपके 4 दिन का टाइम ओवर हुआ तो आफ्टर 4 डेज आपका क्या होगा, FSH रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए, ये जो फीमेल की बॉडी थी इसमें क्या होगा, आर्कुएट न्यूक्लियस एक्टिवेट होगा और एक्टिवेशन की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH रिलीज हो गया। तो यानी कि मेरा FSH कौन सा है, ब्लू कलर का है। तो धीरे धीरे क्या होगा, अब FSH का लेवल जो कि बेस में था ये कहाँ जाना स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। दिख रहा है? ठीक है, FSH का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि FSH रिलीज हुआ है, इसको कोरिलेट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, FSH का रिलीज बढ़ने की वजह से अब धीरे धीरे FSH का रिलीज बढ़ रहा है, तो क्या हुआ है, ओवरी में दिख रहा है FSH के इन्फ्लुएंस में जो प्राइमरी oocyte था वो सेकेंडरी oocyte में बदल चुका है। और साथ ही साथ एक और पॉइंट जो मैंने यहाँ पे नहीं बताया वो ये है कि जो सेकेंडरी oocyte है इसमें भी आपका मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो गई है, लेकिन वो भी मेटाफेज में रुक चुकी है, जो मैंने oogenesis में बताया था। डिवीजन स्टार्ट तो हो गया है लेकिन मेटाफेज जो है आपकी वहां पे जाके रुक गया है। ठीक, तो अब क्या होगा, देखो जो आपका ग्राफियन फॉलिकल बना है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल में अभी मैंने बताया कि सबसे बाहर क्या है, थीका सेल है, इसके अंदर क्या है, ग्रैन्युलोसा सेल है। तो इस स्टेज में जाके ये अराउंड कौन से दिन का है बेटे, ये है 6 to 7 डे, मैं 6 डे इसमें लिख रही हूँ। छठे दिन में क्या होगा, छठे दिन में क्या होने वाला है कि जो ये थीका सेल है ना, ये क्या रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे अपने अंदर से, एंड्रोजन। एंड्रोजन जो कि टेस्टोस्टेरोन भी जिसे आप बोल सकते हो, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। समझ रहे हो कौन से दिन में हो रहा है, छठे दिन के में। ठीक है, और जो ये एंड्रोजन है ये फटाफट से कहाँ जाएगा, हमारी ग्रैनुलोसा सेल में जाएगा जो इससे नीचे वाली लेयर है, और इन सेल्स में जाके इसका कन्वर्जन हो जाएगा और ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा फीमेल सेक्स हार्मोन जो कि एस्ट्रोजन है। समझ में आ गया, थीका सेल ने बनाया एंड्रोजन और ग्रैनुलोसा सेल ने उसे किस में बदल दिया, एस्ट्रोजन में, और एस्ट्रोजन आपका क्या हुआ, रिलीज हो गया। तो अब क्या होगा बताओ, छठे दिन में क्या हो रहा था, एस्ट्रोजन बनना स्टार्ट हो गया था, हमारी ग्रैनुलोसा सेल ने एस्ट्रोजन बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो इसीलिए ये जो हमारा एस्ट्रोजन है इसका लेवल भी कहीं छठे 7वें दिन में ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, एस्ट्रोजन धीरे धीरे अपना लेवल क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अब एस्ट्रोजन देखो बहुत इसका ड्यूअल इफेक्ट है, ये पॉजिटिव फीडबैक भी देता है, नेगेटिव भी देता है। समझे कैसे, जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा ना, ये छठे 7वें दिन के दौरान जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो ये क्या करता है, LH को क्या कर देता है, LH के रिलीज को, जो एस्ट्रोजन है, मैं कहाँ पे इसे मेंशन करूँ, मैं यहीं पे कर दे रही हूँ, ये जो एस्ट्रोजन है ये क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को सप्रेस कर देता है। किसके लिए सप्रेस कर देता है, ताकि वो LH को न बनाए। समझ में आया, देख रहे हो, LH को बनने से रोक रहा है एस्ट्रोजन, तो यानी कि LH का लेवल अभी भी कम ही रहेगा क्योंकि एस्ट्रोजन रिलीज हो चुका है जिसने LH के लेवल को क्या कर दिया है, LH को इनहिबिट कर दिया है। ठीक हो गया, साथ ही साथ क्या करेगा इस चीज को समझेंगे। अब इसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो जैसे जैसे डेज आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे डेज आगे बढ़ रहे हैं तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे ये फॉलिकल डेवलप होता जा रहा है वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही 14 डे पे या जो फीमेल है ये 14 डे पे पहुंचेगी अपनी साइकिल के, तो क्या होगा, यहाँ पे जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है ना बिल्कुल पीक पे होता है, सबसे पीक पे जितना हो सकता है उतना ये पहुंच चुका है। तो यहाँ पे आके एस्ट्रोजन क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है। जहां ये अभी तक जब ये कम लेवल पे था तो इसने LH को रोक के रखा, लेकिन अब क्योंकि ये अपने पीक पे पहुंच चुका है तो अब ये इसे रोकने की बजाय क्या करेगा, इसको एक्टिवेट कर देगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एस्ट्रोजन के दोनों इफेक्ट है, कम डोज में अगर है, कम लेवल पे है तो ये LH को रिलीज होने से रोकेगा, अगर इसका लेवल ज्यादा है तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, LH को रिलीज करवाएगा। तो एस्ट्रोजन देखो 14वें दिन में अपने पीक पे पहुंच चुका है, और जैसे ही अपने पीक पे पहुंचेगा क्या होगा, LH सर्ज होगी। LH सर्ज मतलब LH इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से अपनी पीक पे पहुंच जाएगा।
सबसे पीक पे, इसे ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसे सीधे 14वें दिन में जैसे ही एस्ट्रोजन पीक पे पहुंचा, इसने एलएच को क्या किया, एलएच के रिलीज को एक्टिवेट करा दिया। ठीक, तो एलएच बिल्कुल रिलीज हुआ और एलएच सर्ज इसी को बोलते हैं कि एकदम से एलएच का रिलीज होना। और एलएच 14वें दिन में कहाँ पहुंच चुका है, अपने पीक पे पहुंच चुका है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। साथ ही साथ एस्ट्रोजन जब अपने पीक पे होता है तो ये क्या करता है, इस एफएसएच को भी रोक देता है। एफएसएच से भी कहता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से भी ये बोलता है कि भाई एफएसएच की अब जरूरत नहीं है, फॉलिकल बहुत ज्यादा आपका जो इसका एक्टिवेशन होना था, डेवलपमेंट होना था, वो हो चुका है, तो आप एफएसएच के रिलीज को भी कम कर दीजिए। तो यही रीजन है कि अराउंड इसके ही एफएसएच जो है वो भी क्या होता है, आपका नीचे चला जाता है, क्योंकि इसका लेवल अब नहीं चाहिए। फॉलिकल स्टिमुलेट होने की जरूरत नहीं है, फॉलिकल काफी हद तक आपके एक्टिवेट हो चुके हैं, ग्राफिन फॉलिकल बन चुका है। हाँ, एक और पॉइंट मैंने बताया स्टार्टिंग में कि प्राइमरी oocyte तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमेशा क्या होता है, जब भी एक मंथली साइकिल चल रही है ना, एक मंथ की साइकिल है, तो उसमें अराउंड 10 to 15 आपके जो फॉलिकल्स होते हैं, जो प्राइमरी oocyte जिनके अंदर है, वो पार्टिसिपेट करते हैं। सारे बैठे रहेंगे, बाकी के केवल कितने 10 to 15 पार्टिसिपेट करेंगे। और फाइनली केवल एक ही जो ग्राफियन फॉलिकल होगा, जो फिटेस्ट होगा आपका, वो ही क्या करेगा, ओवुलेट करेगा, उसी के अंदर से ओवम रिलीज होगा। इतना बात अपने दिमाग में रखनी है। तो देखो क्या हुआ, ये जो है आपका ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, एलएच रिलीज हो गया है, अपने पीक पे पहुंच चुका है। ये जो सबसे फिटेस्ट आपका क्या है, ग्राफियन फॉलिकल है, ये क्या करेगा, एलएच की वजह से रप्चर होगा। अब कैसे रप्चर होगा इसे भी समझ लो, कि जो हमारी ये सेल्स होती है ना, ये जो आपको सेल्स दिख रही है, ग्रैनुलोसा सेल, थीका सेल, यहाँ पे क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, तो एलएच क्या करता है, जब एलएच आपका मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुका है, तो वो इन ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। तो ब्लड वेसल सपोज ये है, देखो ये इस तरीके की ब्लड वेसल है, ठीक है, ये डायलेट हो गई, ये देखो ये डायलेट हो गई, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ब्लड अंदर जाएगा, तो यहाँ पे जो फ्लूइड होता है एंट्रम में, वो क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। जितना अच्छा ब्लड का फ्लो होगा, उतना ही ज्यादा यहाँ पे फ्लूइड भी ज्यादा बनेगा, और फ्लूइड ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाएगा। तो देखो रप्चर कैसे हो रहा है, नेक्स्ट स्टेज में हम आ रहे हैं। ठीक, इस तरीके से बाहर से ये आपकी थीका सेल की लाइनिंग है, इसके अंदर आपकी यूं ग्रैनुलोसा सेल्स हैं। ठीक, और ये हो गया हमारा रप्चरिंग हो चुकी है, ये जोना पैलोसिडा है, इसके अंदर ये हमारा ओवम है, जो कि अब जिसके अंदर आपके oocyte हैं। कौन सा oocyte है बेटे, इसके अंदर अभी भी सेकेंडरी oocyte है, ध्यान रखना सेकेंडरी oocyte ही है, जो कि अभी जिसने मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं की है, मेटा फेज में अटका हुआ है, सॉरी। ठीक है, तो देखो इस तरीके से रप्चर हुआ और ये रिलीज हो गया। जो ओवम है, जो सेकेंडरी oocyte है बेसिकली, उसके बाहर जो जोना पैलोसिडा है वो वैसा ही रहेगा। साथ ही साथ ये जो आपकी लेयर बनी थी ना ग्रैनुलोसा सेल की, इसके अराउंड जो आपको लेयर दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये होती है, इसका नाम याद रखिएगा, क्यूमुलस ओफोरस। ठीक है, क्यूमुलस ओफोरस। तो ये भी आपका रिलीज होता है और इस तरीके से ये इसके अराउंड रहता है, इंटैक्ट नहीं रहेगा, टूटा हुआ है, लेकिन इस तरीके से रहेगा क्यूमुलस ओफोरस। तो ये आपका देखो फॉलिकल रप्चर हो चुका है, समझ में आ रहा है। कब हुआ ये, जब एलएच अपने पीक पे था। ठीक, तो ये जो रप्चर हुआ है, इसके बाद क्या होगा, ओवम तो रिलीज होके कहाँ आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्या होता है, मैंने बताया था आपको, ये हमारी सपोज फैलोपियन ट्यूब है इस तरीके से, तो ओवम तो रिलीज होके कहाँ आ गया, इस ट्यूब में आ गया। ये डेफिनेटिव ओवम है, अभी डेफिनेटिव ओवम बना नहीं है, सॉरी, अभी बनना बाकी है, इसको देखेंगे कैसे बनेगा। ये ओवम है, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte है, अगेन जो कि सेल डिवीजन जिसमें रुका हुआ है, और बाहर से ये लेयर इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ। तो ये अब देखो ये आ गया आपका फैलोपियन ट्यूब में। अब क्या बोलोगे, ये हमारा oocyte है, सेकेंडरी oocyte, बाहर से जोना पैलोसिडा की लेयर है, बाहर से जो ये क्यूमुलस ओफोरस की लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस लेयर को अब हम क्या नाम दे देते हैं, कोरोना रेडिएटा। क्राउन टाइप का है ये, इसके लिए सबसे बाहरी है ना हिस्सा,
तो ये कोरोना रेडिएटा है ये लेयर। तो ओवम का क्या हुआ ये तो समझ में आ गया। अब ये बाहर के हिस्से का क्या होगा, ये कब हुआ, ये जो रप्चर हुआ है कौन से दिन में हुआ है बेटे, 14th डे पे, साइकिल के 14th डे पे हुआ जब LH अपने पीक पे था। अब ये बाहर से कवरिंग ऐसी ही रह जाएगी, ठीक है, जो थीका सेल और ग्रैनुलोसा सेल्स जो थी ये इस तरीके से ये बॉडी तैयार कर देंगी और इस बॉडी को येलो कलर की ये बॉडी होती है और इसको हम क्या बोलते हैं, CL, कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए अभी, क्योंकि ये आगे हम डिस्कस कर रहे हैं इसे भी। तो क्या होता है समझ में आया, ओवम रिलीज हुआ 14वें दिन में और बाहर की बॉडी ऐसी रह गई जिसे हम येलो बॉडी जिसे कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, ओवम आ गया फैलोपियन ट्यूब में। अब क्या होगा, अब इस प्रोसेस को आगे को समझते हैं। तो अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, देखो कॉर्पस ल्यूटियम का काम होता है ये अपनी, ऑब्वियसली सेल्स तो इसमें वही है, थीका सेल और ग्रैनुलोसा सेल। तो अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, इन सेल्स के थ्रू जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं ये क्या करेंगी, आपका 2 हार्मोन्स को रिलीज करता है। ये जो पूरी बॉडी है, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं बेटे, एस्ट्रोजन जो कि पहले भी हो रहा था रिलीज, और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की तुलना में कम होता है रिलीज, तो प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज्यादा रिलीज होता है। अगर बात करूं कॉर्पस ल्यूटियम की तो ये ज्यादा अमाउंट में क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। तो देखो 14th डे पे जब ये रिलीज हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। तो अब आपका क्या होगा, इस स्टेज में आने के बाद जो प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल लो था वो क्या होगा, 14th डे पे आने के बाद एकदम कहाँ चला जाएगा, पीक पे चला जाएगा। दिख रहा है, प्रोजेस्टेरॉन भी कहाँ चला गया, पीक पे चला गया। तो प्रोजेस्टेरॉन कौन से दिन में बढ़ेगा, 14th डे पे आके प्रोजेस्टेरॉन बढ़ गया, ठीक है। साथ ही साथ जो ये एस्ट्रोजन था थोड़ा सा इसमें क्या होगा, जब ये टूटा होगा तो उस टाइम पे हल्का सा डाउनफॉल आया होगा, ठीक है, थोड़ा सा आपका एक बम्प आया होगा, लेकिन फिर से इसका लेवल भी आपका बढ़ गया। उतना नहीं बढ़ा जितना प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ा, लेकिन बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखो कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या किया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन किया हुआ है। अब क्या होगा, देखो जैसे ही ऐसी स्टेज में पहुंचते हैं प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, वही बात कि प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन। ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, क्योंकि देखो हर महीने जब भी ओवुलेशन हो रहा है, ओवम, इसको ओवुलेशन बोलते हैं, ओवम रिलीज होता है तो ठीक है। तो जब भी ओवुलेशन होता है तो जो फीमेल बॉडी है वो हमेशा क्या करती है, अपने आप को तैयार करके रखती है। हर महीने तैयारी होती है कि आपका जो बेबी है वो कंसीव होगा, यानी कि जो ये फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो उस केस में अब क्या हुआ, देखो जो ओवम रिलीज हुआ था, ठीक है, तो ये बॉडी जो आपकी ओवरी है, ओवरी में जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है, ये क्या कर रहा है, ये यही मान के चलती है बॉडी कि भाई ये इसका फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा और क्या होगा, बेबी आपका तैयार होगा, ठीक है। लेकिन कभी ये भी तो हो सकता है अगर ये फीमेल सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपकी 12-14 ईयर की बच्ची है, तो उस केस में आपका क्या होने वाला है, आपका ये जो ओवम है ये स्पर्म से मीट नहीं करेगा, स्पर्म से मीट नहीं करेगा तो क्या होगा, ये ओवम यहीं पे डिसॉल्व हो जाएगा और जो इसके फ्रेगमेंट है फैलोपियन ट्यूब की एपिथेलिया उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। ओवम का तो ये होना है फेट, समझ में आ रहा है। और जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम भी तब तक ही रहेगा, इसकी जनरली जो एज होती है ये होती है 10 to 12 डेज, 10 से 12 दिन के लिए। 14वें दिन में लगभग ये बना है और उसके बाद के जो 10 से 12 दिन होंगे ये कॉर्पस ल्यूटियम ऐसा ही रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन को रिलीज करेगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जो कि मैंने अभी बोला कि ये ओवम को अगर स्पर्म नहीं मिला तो ये कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट हो जाता है। समझ में आया, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। क्योंकि मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस कर रही हूँ तो अभी फिर मैं फर्टिलाइजेशन भी आपको बता दूंगी। तो क्या होगा बताओ, जैसे ही 10 से 12 दिन बाद पता चला कि भाई कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, स्पर्म आया ही नहीं, क्योंकि अगर स्पर्म आया होता, फर्टिलाइजेशन हुआ होता तो आपका क्या होता है, एक स्पेशल हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, जो हमारा जो आप बोल सकते हो जो एम्ब्रायो है
आपका, ठीक है। उसके बाहर की जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है वहां से एक स्पेशल टाइप का जो बेसिकली जो प्लेसेंटा है, ठीक है, जो प्लेसेंटा बनाता है ना, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है उससे प्लेसेंटा बनता है। तो प्लेसेंटा से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो वो हार्मोन आता है और कॉर्पस ल्यूटियम को बता देता है कि भाई प्रेगनेंसी हो चुकी है, जो भी फीमेल है उसने कंसीव कर लिया है, तो तुम्हें अपना काम करते रहना है। यानी कि तुम्हारा काम था एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को बनाना, तो तुम बनाते रहो, ठीक है। एटलीस्ट तब तक बनाओ जब तक कि पूरी तरह से प्लेसेंटा तैयार ना हो जाए, क्योंकि अभी तो मैसेज ट्रोफोब्लास्ट सेल ने दिया था। प्लेसेंटा बनने में तो आपको पता है ना, स्टार्टिंग में 2 महीने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये अपना काम करते रहेगा। तो अगर ये अपना काम करते रहेगा तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल हमेशा पीक पे जितना होना चाहिए वो रहेगा, तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा केस देखो, ये ओवम फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, जो स्पर्म इसको मिलना चाहिए था फर्टिलाइज होने के लिए, ठीक है, वो मिला ही नहीं। तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम 10 से 12 दिन वेट कर रहा है, लेकिन पता चला कि इसके पास कोई मैसेज आया ही नहीं। जो आता अगर फर्टिलाइजेशन हुआ होता तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम को पता चल गया भाई मैसेज नहीं आया है तो मुझे हो जाना है डीजेनरेट। तो ये क्या होगा, डीजेनरेट होके क्या बना देगा, कॉर्पस एल्बिकेंस बना देगा, ठीक है, जो कि डीजेनरेटेड बॉडी है, ठीक है, इसका कोई फंक्शन नहीं है और वो वहीं पे जाके डिसॉल्व हो जाती है ओवरी में। तो होगा क्या, कॉर्पस ल्यूटियम ने बनाना बंद कर दिया एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। तो अराउंड 28 डे यानी कि 10 से 12 दिन के बाद का जो टाइम है उसमें आपका क्या होगा, एस्ट्रोजन भी सीधे, इसका भी डाउनफॉल हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन भी सीधे नीचे आ जाएगा क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो चुका है। और जब ऐसा फेज आएगा कि दोनों हार्मोन बिल्कुल लो लेवल पे आ चुके हैं तो होगा क्या, आपका क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो यूट्रस ने तैयारी की होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ये एस्ट्रोजन है ये केवल यहाँ पे जो मैंने रोल बताया वो ही नहीं करता है। ये जो एस्ट्रोजन आपको दिख रहा है ये मैसेज भेजता है यूट्रस को, जो ये फीमेल है उसके यूट्रस में मैसेज जाएगा कि भाई आपका मेंस्ट्रुअल जो आपकी ये साइकिल है वो चल रही है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है, तो यूट्रस को भी तैयार रहना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, अपने एंडोमेट्रियम में उसमें का प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा सेल्स का, ताकि एक थिकनेस बन सके, ताकि जब आपका ऊपर से जाइगोट आएगा, ब्लास्टोसिस्ट आएगा, तो वो अच्छे से इम्प्लांट हो सके, है ना, बेबी को वहां पे हम नर्चर कर सके। तो ये सब होने के लिए यूट्रस ने तैयारी की हुई है और हर महीने तैयारी होती है, और वो किसके इन्फ्लुएंस में होती है, एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में होती है। क्योंकि एस्ट्रोजन अब बिल्कुल नीचे आ चुका है, तो अब उसका मैसेज चला गया ना कि एस्ट्रोजन तो है नहीं, तो क्या होगा, वो एंडोमेट्रियम जितना तैयारी किया हुआ था, जितना उसमें प्रोलिफरेशन हुआ होता, सेल सारी टूटने लगेंगी, शेड होने लगेंगी, और वही जो आपकी शेड होने के बाद जो वो ब्लड है ना, वही मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर निकलता है। समझ में आ रहा है? तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो है एलएच की। ठीक है, एलएच ने अपना काम कर दिया, एलएच सर्ज हो गई। तो जो ये आपका यहाँ पे देखो, जो आपका एलएच के बारे में नहीं बताया था कि जो आपका ये कॉर्पस ल्यूटियम से ऑब्वियसली जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है, तो ये प्रोजेस्टेरोन ही क्या करता है, एलएच के रिलीज को क्या करता है, सप्रेस कर देता है। सो दैट आपको क्लियर है ना एलएच कहाँ गया। तो ये जो एलएच था, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा तो एलएच भी कहाँ आ जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नीचे आ जाएगा, डाउन में आ जाएगा। ठीक है, जो इसका बेस लाइन थी वहां पे आ गया, क्योंकि एलएच की जरूरत नहीं है, उसने अपना काम कर दिया था, ओवम को रिलीज कर दिया था। तो आई होप आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आई होगी, 28 डेज साइकिल कैसे चलती है और कौन से दिन पे क्या हो रहा है। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हार्मोन, ये चारों चीजें कैसे लिंक्ड है और कौन क्या करवा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, देखो प्रोजेस्टेरोन जो होता है, प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, अब बात आ रही है, हाँ यहाँ पे ये भी डिस्कस करना जरूरी है कि कॉर्पस ल्यूटियम मैंने कहा तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन तो मैंने बता दिया क्या करता है। अब जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है वो क्या करता है, ठीक है, वो कैसे आपका प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, एक तो देखो उसने क्या किया, एलएच के रिलीज को रोक दिया, यानी कि अब जब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल आपकी बॉडी में इतना है तो एलएच रिलीज नहीं होगा, यानी कि फर्दर ओवुलेशन नहीं होगा। जो नेक्स्ट मंथ होता या जो भी ये ओवम रिलीज होता है, ये प्रोसेस पूरी जो हो रही है ना, ये अब नहीं होने वाली। तो ओवुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो सिंपल आपको समझ में आ रहा है। सेकेंड थिंग, जो प्रोजेस्टेरोन है आपका जो सर्विक्स होता है बेसिकली, ठीक है, उसके म्यूकस को थिक कर देता है ताकि स्पर्म का पेनिट्रेशन ना हो।
एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, सपोज ये जो ओवम रिलीज हुआ था, अगर ये फर्टिलाइज होता, ठीक है, तो सपोज ये जो आपका इस तरीके से स्पर्म आ गया है, ठीक है, और ये स्पर्म इस ओवम के कांटेक्ट में आया, तो क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो ये आपकी ग्राफिन फॉलिकल के अंदर जो ये oocyte है, सेकेंडरी oocyte है, इसमें आपकी मियोसिस सेकेंड स्टार्ट तो हुई है लेकिन कंप्लीट नहीं हुई है, बोला था ना। तो वही पॉइंट यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि अगर ऐसा हुआ कि स्पर्म ने इस ओवम को टच किया, तो क्या होगा, फटाफट से जो इसके अंदर का सेकेंड oocyte है अपनी मियोसिस सेकेंड को कंप्लीट कर लेगा। समझ में आ रहा है? जो मियोसिस सेकेंड है वो तभी कंप्लीट होती है जब ये ओवम स्पर्म के कांटेक्ट में आता है। अगर ये ओवम कभी भी स्पर्म के कांटेक्ट में ना आया तो कभी भी ये जो ओवम है ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट नहीं करेगा और इसी तरीके से डिसॉल्व होके खत्म हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में ध्यान रखिएगा कि क्या करना है कि जो है ये मियोसिस सेकेंड किसी भी oocyte की, सेकेंडरी oocyte की तभी कंप्लीट होती है जब स्पर्म टच होता है। स्पर्म नहीं आया तो आपका मियोसिस सेकेंड नहीं होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये था ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।